Good morning, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. I am Deepak Patidar, pursuing BSc Agriculture from ITM University ग्वालियर। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है महोगनी ट्री के प्लांटेशन के बारे में। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम ट्री प्लांटेशन के बारे में जान लेते हैं। ट्री प्लांटेशन से बेनिफिट क्या होता है? यह पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है, एनवायरनमेंट स्वच्छ रखता है। लेकिन महोगनी ट्री के प्लांटेशन से ना सिर्फ एनवायरनमेंट स्वच्छ होगा, बल्कि जो किसान इसका प्लांटेशन करेंगे उनकी वेल्थ भी इंक्रीज होगी। वेल्थ से रिलेटेड है पैसा, मतलब उनके पास धन संपत्ति भी इंक्रीज होगी। अब महोगनी ट्री के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। महोगनी ट्री की हाइट 50 से 60 फीट तक जाती है। उसके बाद ये स्ट्रेट इरेक्टिंग प्लांट है, मतलब ये सीधा जाता है, सन की तरफ सीधा मूव करता है फॉरवर्ड। उसके बाद 20 से 25 स्क्वायर फीट तक इसमें कोई ब्रांचेस वगैरह नहीं आती है। यह जो प्लांट है यह किसानों की आय के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडेंजर्ड मतलब खतरे में है, फॉरेस्ट वगैरह जलते जा रहे हैं, तो उस प्रकार से अगर हम इसका प्लांटेशन करेंगे तो किसान को बहुत बेनिफिट मिल सकता है। यह तो हो गई। और महोगनी जो ट्री है इसमें अलग अलग प्रकार की वेराइटीज आती है, जैसे अफ्रीकन महोगनी, होंडुरन महोगनी। होंडुरन जो है वो बड़ी लीफ वाला है, न्यूजीलैंड महोगनी, और ये अलग अलग प्रकार की इसमें वेराइटीज रहती है। उसके बाद हम इसकी बात करते हैं। हम आप आ जाते हैं सीड प्राइस पे और सीड के यूजेस पे। तो सीड मतलब बीज, इसको स्काई फ्रूट भी बोलते हैं। इसका जो फल रहता है उसको स्काई फ्रूट भी बोलते हैं। जो बीज है, बीज के बहुत सारे उपयोग है। मेडिकल में भी बहुत उपयोग है, आयुर्वेदिक में भी बहुत उपयोग है। वैसे तो जो ये पूरा पौधा है, पौधा ही उपयोगी है। जड़ से लेकर पत्ती से लेकर तना, स्टेम, सब A to Z चीज इसकी उपयोगी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में इसकी जड़ और पत्ती का मेनली उपयोग किया जाता है। अब इसके बीज के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसकी प्राइस पे आएंगे। बीज के उपयोग में क्या है? जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, अस्थमा हो गया, ऐसी बहुत सारी डिजीज है जिसको कंट्रोल करता है। तो एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले डायबिटीज। डायबिटीज के लिए इसको रामबाण इलाज माना जाता है। जो हमारे अंदर, शरीर के अंदर ग्लूकोज की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो डायबिटीज हो जाती है। तो ये जो है, जो सीड है महोगनी ट्री का, ये ग्लूकोज की लेवल को रिड्यूस करता है, ग्लूकोज की लेवल को कम करता है। तो उससे क्या होता है, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छी इलाज है। उसके बाद स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जीज में क्या, हमारे शरीर पे जो एलर्जी हो जाती है स्किन से जो भी रिलेटेड है, हमको करना कुछ भी नहीं। जो सीड्स रहते हैं इसके, उसको मिक्स करिए पानी में, ग्राइंड करिए मिक्सचर में, फिर पानी में मिक्स करके उसको पी जाइए। तो उससे क्या है कि स्किन एलर्जी हमें नहीं होगी। तो यह भी इसका बहुत बढ़िया उपयोग है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करता है। मलेरिया और इससे सिम्टोमेटिक जो भी बीमारी है उसको कम करता है। क्यों? क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल भी होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं टिम्बर यूजेस और टिम्बर की प्राइस पर। अब टिम्बर का क्या क्या यूजेस है? तो ये इसकी एक खासियत है, जो इसकी लकड़ी है वो सड़ती बिल्कुल भी नहीं है, मतलब रोटन होने से बच जाती है। जो रोड जो सड़न रहती है वो नहीं होती है। तो इसके लिए इसका जो मेनली वो जहाज बनाने में, पहले जो जहाज बनते थे वो इसी के बनते थे, तो जहाज बनाने में भी इसका एक बहुत ही अच्छा काम है। उसके बाद जो क्राफ्ट वुड्स बनाते हैं, जो कारीगर रहते हैं, सामने स्क्रीन पे पॉपअप मैंने फोटो डाल रखा है, वो उसको दिख रहा होगा। जो कारीगर रहते हैं वो इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, वो भी बहुत बढ़िया रहती है। उसके बाद इसकी जो लकड़ी की प्राइस की बात करते हैं। प्राइस नॉर्मली जो है वो 800 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट की मिलती है, जो लकड़ी की टिम्बर की होती है। अभी सीड के बारे में हमने बात करी थी, सीड का प्राइस मैं बताना भूल गया था। जो सीड का प्राइस है, मैंने यूट्यूब पे चैनल खोले तो सीड के प्राइस में तो 1000 रुपए, करोड़ रुपए, लखपति, ऐसे यूट्यूब पे हमें लखपति बना रहे थे सिर्फ सीड से। लेकिन जिसने मेन प्लांटेशन करी है, शकील अहमद नाम से एक व्यक्ति है हरियाणा में जिनने प्लांटेशन करी है, उनसे मैंने कॉल लगाकर पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब भ्रांतियां फैला रहे हैं मार्केट में, और कुछ भी नहीं है। जो सीड का प्राइस है वो मेनली 150 से 200 रुपए किलो तक ही जाता है। तो थोड़ी हंसी तो चली देखकर, बिल्कुल यूट्यूब पे तो लखपति करोड़पति बना रहे थे। चलिए ठीक है, अब टिम्बर पे बात आ जाते हैं। टिम्बर की 800 से 1500 प्राइस बताई थी, जो किसान से खरीदते हैं मेनली। अभी मार्केट में मान लो मैं परचेस करने जाऊंगा तो अभी वो मिलेगी 2000 से 2500 रुपए तक।
2000 से 2500 रुपये स्क्वायर फीट में, जो कि एक अच्छी प्राइस है, अच्छे मुनाफा कमा सकते हैं इससे किसान। टिम्बर के यूजेस में हो गया सिप बनाने में, क्राफ्ट वुड बनाने में, और बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जो भी लकड़ी की, क्योंकि ये खराब नहीं होती है तो बहुत सारी इससे चीज बना सकते हैं। जो घर में रेलिंग रहती है वो हम प्लास्टिक की स्टील की ना लगाकर हम लकड़ की या वुड की रेलिंग भी यूज कर सकते हैं घर में। उसके थोड़े बहुत क्राफ्ट वुड के फोटो है जो मैंने स्क्रीन पे पॉपअप में दे रखे हैं, है ना। उसके बाद इसके ट्री के हम सीड के बारे में बात हो गई, प्लांटेशन के बारे में बात हो गई। अब इसकी एटमॉस्फेरिक के बारे में बात करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है या लैंड रिक्वायरमेंट कैसी है। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो एटमॉस्फेरिक वातावरण, जैसे हम इंसान हैं, हम अभी सब ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे हैं ना, यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड। लेकिन मान लीजिए हम ठंडे एरिया में जाएंगे तो उससे क्या होगा, हम सह नहीं पाएंगे। उसी प्रकार ये जो प्लांट है ट्रॉपिकल एरिया का प्लांट है। ट्रॉपिकल मतलब ज़्यादा गर्मी को ये सहन कर सकता है, अप टू 50 डिग्री सेल्सियस तक इसको मतलब टॉलरेट कर सकता है ये गर्मी को। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। उसके बाद जहाँ पर ज़्यादा हवा चलती है, ज़्यादा तेज हवा चलती है, वहाँ पर इसको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्लांट है लंबा, लॉजिंग की दिक्कत हो सकती है, मतलब ये गिर सकता है नीचे। और उसके बाद अब बात करते हैं सोइल के बारे में थोड़ा बहुत। सोइल का जो पीएच है वो 6 to 7.5 होना चाहिए मेनली। जो 6 से नीचे अगर पीएच हो गया तो इसको ग्रो होने में थोड़ी दिक्कत होगी। सोइल में एक मेन बात ये भी हमें ध्यान रखनी है कैल्शियम की। अगर कैल्शियम की कमी सोइल में है तो ये प्लांट को ग्रो होने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर हम प्लांटेशन करेंगे या आगे किसी प्रकार से काम करेंगे तो हम किसान को जरूर बताएंगे ये सब जानकारी, और देखेंगे, मृदा भी चेक करेंगे, सोइल भी चेक करनी पड़ेगी, सब काम होगा वो तो धीरे धीरे ये सब चेक करेंगे। इसके बाद ये लैंड रिक्वायरमेंट हो गया, एटमॉस्फेरिक हो गया अपना। अब सोइल प्रिपरेशन के बारे में, इसके प्लांटेशन के लिए सोइल प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले तो खेत में प्लविंग करेंगे, क्रॉस प्लविंग भी करेंगे और स्ट्रेट प्लविंग भी करेंगे। उससे क्या होगा, प्लविंग से जो है सब नीचे का जो मटेरियल है सोइल पर टर्न हो जाएगी। टर्न होने के कारण जो सन की रेडिएशन आएगी उससे सोइल सोलराइजेशन हो जाएगा। सोइल सोलराइजेशन मतलब सोइल गर्म होगी। अगर सोइल गर्म होगी तो उसमें जो बैक्टीरिया, जो जीवाणु या टर्माइट है, मेनली तो दीमक का ही खतरा रहता है, तो जो दीमक है वो नष्ट हो जाएंगे, उनके अंडे नष्ट हो जाएंगे। तो उस कारण हमें क्रॉस प्लविंग भी करनी पड़ेगी। क्रॉस प्लविंग के बाद हमें क्या करना है, जो लेवलर चलाना है, जिसको पाटा भी बोलते हैं, लेवलर खेत को लेवलिंग कर देगा। लेवलिंग करने से फायदा क्या है, खेत में पानी या जल भराव नहीं होगा। अगर खेत में जल भराव नहीं हुआ, क्योंकि जल भराव होने से प्लांट को दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए खेत में लेवल हो जाएगा। खेत में लेवल हो जाएगा तो जल भराव नहीं होगा, पानी आसानी से निकल जाएगा, और पानी आसानी से निकल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी प्लांट को। तो इसीलिए लेवलिंग भी बहुत जरूरी है। फिर लेवलिंग करने के बाद अब हम पीट तैयार करेंगे प्लांटेशन के लिए। सोइल प्रिपरेशन कर रहे हैं हम तो पीट तैयार करेंगे। सोइल को डिसइंफेक्टेंट तो कर ही दिया हमने, सोइल सोलराइजेशन कर दिया, सब बैक्टीरिया वगैरह सब दिमाग उगमग मार दिया हमने। अब हम पीट तैयार करेंगे। पीट लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो रहती है गड्ढे की वो 1.5 इंटू 1.5 मीटर हम रखेंगे। नॉर्मली इससे ज़्यादा थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन जो पीट में जो मटेरियल डालेंगे हम, जैसे एक वर्मी कंपोस्ट हो गया, सेंड हो गई, या थोड़ी बहुत सोइल मिला लेंगे, ऐसा एक मिक्सचर तैयार करेंगे। मिक्सचर में थोड़ा बहुत केमिकल भी डाल देंगे। तो केमिकल डालने से क्या होगा, जो भी वायरस वगैरह, जो भी जैसे क्लोरोपाइरिफॉस डाल दिया दीमक के लिए, तो वो दीमक वगैरह नहीं लगेगी। क्योंकि शुरुआत में प्लांट तो नाजुक रहेगा, शुरुआत में उसकी थोड़ी देखभाल की जरूरत हमें रहेगी। जितना अच्छे से हम उसको हैंडल करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो पीट जो है, पीट में फिर वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे। वर्मी कंपोस्ट पीट सारे पेड़ भर देंगे जितने भी लगाने हैं। उसके बाद लैंड में हम ये एक चीज ध्यान रखेंगे, पीट को उस हिसाब से खोदेंगे, जैसे हमें मान लो इंटर कल्चर ऑपरेशन करना है सोइल के अंदर, तो इंटर कल्चरल ऑपरेशन करने के लिए हमें 8x8 रखनी पड़ेगी प्लांट की डिस्टेंस। रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस हमें 8x8 मीटर रखनी पड़ेगी। तो उससे क्या है कि ट्रैक्टर आसानी से मूव हो सकता है, इंटर कल्चरल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अगर हम कोई सी ऐसी जमीन पर कर रहे हैं जहां पर इंटर कल्चरल ऑपरेशन नहीं करना है, तो हम 6x6 भी रख सकते हैं, या थोड़ा पास में भी प्लांट रख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे थे पीट की। पीट में हमने वर्मी कंपोस्ट और ये डाल दिया। फिर उसके बाद एक इरिगेशन करेंगे हम। फिर उसके इरिगेशन के 15 से 20 दिन या 1 महीने बाद हम प्लांट आसानी से ग्रो कर सकते हैं उसमें। अब ये हो गई बात इसकी लैंड की और सोइल प्रिपेयर कैसे करेंगे। अब इसके बेनिफिट,
फार्मर्स को क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो फार्मर्स के बेनिफिट के लिए मैं एक मुख्य चीज कहना चाहूँगा। जैसे फार्मर अपने बच्चों की एफडी कराते ही है, अधिकतर किसान, अधिकतर बच्चे अपने बच्चों के लिए एफडी करवाते ही है। एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है, किसान कुछ रकम जमा करता है हर महीने टू महीने या साल टू साल, जो जिसमें 7 से 8% का हमें इंटरेस्ट मिलता है, या किसान जो जमा करता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो एफडी होती है। अब एक प्रकार से बेनिफिट में मैं ये कहना चाहूंगा कि एक प्रकार से ये एफडी है अगर किसान ने प्लांटेशन क्रॉप करी। एफडी कैसे, मान लीजिए हमने 40 से 50 हजार का खर्च किया 1 एकड़ में, प्लांट लगाए हमने महोगनी के, तो 40 से 50 हजार खर्चा कर दिया, ठीक है कर दिया। बच्चे के नाम पे एफडी कर दी, ये समझ लीजिए कि 1 बीघा 1 एकड़ जमीन की एफडी कर दी है। तो उससे क्या होगा, एफडी करने से, एफडी मतलब महोगनी के प्लांटेशन करने से, प्लांटेशन करने से क्या होगा, एफडी में तो 7 से 8% का रिटर्न मिल रहा था। अब इसमें 10 से 12 साल बाद जब हमारी क्रॉप हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी, जब इसमें 10 से 12 नहीं, कुछ हजारों % का ही रिटर्न मिलेगा हमें वापस, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज हो सकती है। उन्हें बता सकते हैं कि एफडी के जगह आप 1 एकड़ जमीन दीजिए अपने बच्चों के नाम पे, तो भी किसान को बेनिफिट हो सकता है। पहला बेनिफिट तो ये हो गया, जो कि मुख्य यही है, क्योंकि पैसे के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है, पैसे के लिए जमा कर रहा है तो 1 एकड़ जमीन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी किसान को देने में। अब उसके बाद एफडी के बाद इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे कोई किसान है, कोई चाहता है कि नहीं मैं तो, मुझे दूसरी फसल भी लगानी, मुझे ओनियन भी लगाने, पोटैटो भी लगाने, अगर इनके भाव अच्छे मिल गए तो मैं दूसरे किसान से पीछे, तो इसीलिए 8x8 रखिए अपन ने डिस्टेंस, आसानी से इंटरकल्चर ऑपरेशन कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा बेनिफिट। तीसरा, किसान की आय आसानी से हो सकती है। आय से क्या संबंध, जैसे किसान जो वेल्थ है वो बिना कुछ मेहनत करे भी गेन कर सकता है। बिना मेहनत करे कैसे, एक बार प्लांटेशन कर दिया, बस उसकी देखभाल करनी है, 4 या 5 दिन में एक बार पानी देना है, या मौसम के हिसाब से उसको पानी देना है, बस पानी देने का काम होगा। अगर अपना तो महोगनी प्लांट भी ऐसा है कि इसमें बीमारी वगैरह और ये सब भी कम लगेगी, है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हम हमारे एरिया के फार्मर को कैसे मनाएंगे प्लांटेशन के लिए। तो प्लांटेशन के लिए हम हमारे किसान को कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। जैसे 2 प्रकार के फार्मर रहते हैं सर, पहला रहता है एक्टिव इनकम जनरेटिंग और दूसरा पैसिव इनकम जनरेटिंग। एक्टिव इनकम जनरेटिंग किसान क्या करता है, जो खुद से ही मेहनत करता है, खेतों में मेहनत करता है, उसके बाद वो मंडी में उसका माल बेचने जाता है और पैसे ले आता है। उसको क्या, हर 2-3 महीने में जब भी फसल आती है उसको पैसे मिलते हैं। एक्टिव है, वो खुद मेहनत कर रहा है। एक पैसिव भी रहता है। पैसिव कौन, जैसे मान लीजिए कोई सिटी में जॉब कर रहा है, उसने जमीन लीज पे दे रखी है, उसको कुछ मेहनत नहीं करनी, उसके पास आराम से उसकी खेती आ रही है, तो वो किसान क्या हो गया, पैसिव इनकम जनरेटिंग, मतलब बिना कुछ करे आराम से खेती आ रही है। तो इसमें हम किसान को मनाने की बात चल रही है। तो इसमें जो पैसिव वाला किसान है उसको हम आसानी से मना सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो बाहर है, जॉब कर रहा है, उसको अगर हम बेनिफिट बताएंगे कि आपको 40 से 50 लाख रुपए 1 एकड़ के आ सकते हैं, या 60 लाख 1 एकड़ से के आ सकते हैं 10 से 12 साल बाद। आप यूं भी जॉब तो कर ही रहे हो, आपको खेती से इतना मिल ही रहा है, तो 10 से 12 साल बाद आपको जब बल्क में मिलेगा तो पैसे वाला तो आसानी से मान सकता है। लेकिन जो एक्टिव वाले, जो किसान अभी खेती कर रहे हैं, या जिनके पास, जो किसान गाँव में अभी खेती कर रहे हैं मान लो, और जिनके पास ज्यादा जमीन है, उनको भी मना सकते हैं अपन। उनको भी जैसे ये एफडी वाला बताकर और बच्चों का बताकर, जो भी भविष्य का प्लांट के इंपॉर्टेंस के बारे में बताकर, तो खेती कर लेगा जिसके पास ज्यादा जमीन है। लेकिन जो कम जमीन वाला है उसको मनाना में थोड़ी कठिनाई रहेगी। क्यों, उसको मनाने में कठिनाई इसलिए रहेगी क्योंकि उसके पास कम जमीन है, उसका इनकम का सोर्स ही खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत इनमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए मुझे एक्सिमेनिया ऑर्गेनिक वैली की तरफ से काम करने का मौका मिला, तो मेरा तो सिर्फ सिंपल प्लान रहेगा। क्या, जो किसान जो पैसिव इनकम जनरेटिंग वाले हैं, मैं तो इन किसान को कैचअप करूंगा, इनसे मीटअप करूंगा और इनको ज्यादा लगवाऊंगा। ये हो गई किसान को मनाने की बात। अब इसके बाद फर्स्ट 90 डे का प्लान क्या रहेगा अगर मैं सेलेक्टेड होता हूं तो प्लान सिंपल है। जैसे एक लकड़हारा कुल्हाड़ी की धार तेज करता है पौधे को काटने के लिए, उसी प्रकार शुरुआत के 15 से 20 दिन अपन भी धार तेज करेंगे। धार तेज से क्या रिलेटेड है, रिसर्च करेंगे कहाँ पर जमीन अच्छी नहीं है, या कहाँ पैसिव वाले किसान, कौन से किसान ज्यादा है जहाँ पर जॉब करते हैं, या क्यों किसान जो खेती में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि उन किसान को लगवाने में बिल्कुल आसानी रहेगी हमको।
तो ऐसे किसान को हम बिल्कुल आसानी से लगवा सकते हैं। तो प्लान ये रहेगा, सबसे पहला तो फर्स्ट स्टेप में तो यही रहेगा, सबसे पहले रिसर्च करेंगे। दूसरे स्टेप में जो कौन बाहर जॉब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब रिसर्च से डिटेल निकाल कर हम फिर उनसे प्लांटेशन क्रॉप करवाएंगे। और मान लीजिए अपना एरिया मिला मुझे, मान लीजिए मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ, मुझे उज्जैन के आसपास का एरिया मिला, तो इधर पिताजी वर्षों से ही खेती करते आ रहे हैं और दादाजी भी खेती करते आ रहे हैं, तो उनकी पहचान तो है ही सही, उनकी पहचान से भी मैं उनकी मदद ले सकता हूँ और आसपास प्लांटेशन करवा सकता हूँ। तो फर्स्ट 90 डेज का तो ये सिंपल प्लान है। उसके बाद ये यहाँ पर तो टॉपिक हमारी खत्म हो जाती है। उसके बाद थोड़ा सा मैं फ्यूचर के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे फ्यूचर क्या है महोगनी का, अभी जिस प्रकार से आप देखते ही होंगे रेन फॉरेस्ट जल रहा है, अमेजोन फॉरेस्ट जल रहे हैं, ये फॉरेस्ट में आग लग रही है या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है क्योंकि महोगनी ट्री को काट रहे हैं, सब बेच रहे हैं। अभी जिस प्रकार से मान लीजिए इंडेंजर्ड स्पीसीज है, अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो आने वाले समय महोगनी के लिए बूम है। क्यों? क्योंकि प्लांटेशन वाला महोगनी ट्री है यही बचेगा मार्केट में, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा, फॉरेस्ट वाला तो खत्म हो ही जाएगा। तो इसी कारण जो महोगनी ट्री है इसका फ्यूचर बहुत वास्ट है, बहुत अच्छा फ्यूचर है क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है। आगे जाके अभी तो 800 से 1500 रुपए स्क्वायर फीट जो किसान के पास से मिल रहा है या 2000 से 2500 जो मार्केट में मिल रहा है उतना ही मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय फ्यूचर में इसका ज्यादा भी हो सकता है, आसानी से ग्रो हो सकती है ये इंडस्ट्री, मतलब हमें इसमें अच्छा पैसा मिल सकता है। तो हम किसान को ये बात भी बता सकते हैं कि फ्यूचर अच्छा है इसका, तो उस प्रकार भी किसान कल्टीवेट कर सकते हैं। ये सब टॉपिक मैंने बताया, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर रिप्रेजेंटिंग